तो अब किस्मत नहीं बल्कि आपकी सैलरी और स्किल तय करेगी H1B वीज़ा का पैमाना। जी हाँ, ये एक बड़ा बदलाव अमेरिका में हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसके तहत H1B वीज़ा का चयन रैंडम लॉटरी से नहीं बल्कि वेतन और स्किल के आधार पर किया जाएगा। नया नियम अगले साल 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि H1B वीज़ा के नए नियम से भारतीय पेशेवरों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। H1B वीजा पाने के लिए अब रैंडम लॉटरी सिस्टम नहीं बल्कि ज्यादा स्किल और ज्यादा सैलरी प्रायोरिटी होगी। जी हाँ, H1B वीजा को लेकर ये नए नियम अगले साल 27 फरवरी से लागू हो जाएंगे। हालांकि H1B वीजा की संख्या में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रेगुलर कोटे के तहत करीब 65,000 H1B वीजा जारी किए जाएंगे, जबकि एडवांस डिग्री रखने वालों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा का प्रावधान है। यानी साफ और सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका में H1B वीजा के नियमों में जो कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जिसे ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी दी है। H1B वीजा को लेकर नए नियम अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DHS की तरफ से जारी किए गए हैं। इसका मकसद अमेरिकी कामगारों की नौकरियों, वेतन और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर सुरक्षा कवच देना है। साथ ही DHS का कहना है कि H1B वीजा के पुराने लॉटरी सिस्टम का लंबे समय तक गलत इस्तेमाल होता रहा है, जिसका लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कामगारों को लाती थी, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान होता था। अब नए नियम से ये सुनिश्चित होगा कि H1B वीजा उन्हीं विदेशी पेशेवरों को मिले जिनकी योग्यता और वेतन अधिक है। ये बदलाव खास तौर पर भारतीय आवेदकों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि हर साल H1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में वेज बेस्ड सिस्टम से भारतीय प्रोफेशनल्स पर सीधा असर पड़ना तय है। H1B वीजा में बदलाव के पीछे DHS का तर्क है कि नया नियम अमेरिकी वर्कर्स की सुरक्षा और विदेशी स्किल प्रोफेशनल्स की जरूरत के बीच संतुलन बनाने का काम करेगा। खासकर अमेरिका में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में विदेशी टैलेंट की मांग अब भी बूम पर है। वेतन और स्किल के आधार पर चयन प्रणाली से कंपनियों को अपनी हायरिंग रणनीति पर दोबारा मंथन करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा सैलरी और हाई स्किल जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा। जबकि कम वेतन वाले आवेदनों के लिए H1B वीजा पाना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब किस्मत नहीं बल्कि सैलरी और स्किल तय करेगा कि कौन जाएगा अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं अशांक देसाई, फाउंडर एंड CEO मास्टेक लिमिटेड के। हमारे साथ हैं रविंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार। और साथ ही हमारे साथ हैं रमन परवाल साहब, पार्टनर हैं सिटीजन काउंसिलर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अशांक सर आपसे होगा कि US की इस मूव के पीछे का मकसद आपको क्या दिख रहा है कि अब लॉटरी नहीं, स्किल और सैलरी तय करेगा H1B वीज़ा। इसके पीछे का मोटिव क्या दिख रहा है सर आपको? देखिए, बहुत सारे पहलू हमें देखने पड़ेंगे। पहली बात यह है कि उन्होंने नंबर्स नहीं चेंज किए हैं, यानी कुछ भी हो वो टोटल 85,000 वीजा दे देंगे, ये बात अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप हाई क्वालिफिकेशन में कट ऑफ लिया और बोलेंगे कि सिर्फ 40,000 ही देंगे, ऐसा नहीं है। पहले प्रेफरेंस होगा जिसका ज्यादा सैलरी है और ज्यादा क्वालिफिकेशन है, ज्यादा स्किल है, और उसके बाद में कम होते होते जितना तक 85,000 जाना है वो जाएगा। वो पॉजिटिव साइड है। अभी दूसरी एक पॉजिटिव साइड इसमें ये है कि जो लॉटरी सिस्टम था उसमें बात ऐसी थी कि कौन से कंट्री को कितना मिलेगा, कौन आएगा, इसके बारे में कोई किसी को पता नहीं था। अभी एटलीस्ट तुमको पता रहेगा कि एक रिकॉर्ड देखिए कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन और स्किल ज्यादा है तो तुम्हारा मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो अभी एक किस्मत का सवाल नहीं है, मगर एक सवाल है कि
आप क्वालिफाइड हो, ज्यादा सैलरी वाले हो तो आपको मिल सकता है। ये दो पॉजिटिव बातें हो गई। मगर और एक बात आपको सोचनी जरूरी है यार कि 100,000 रुपीज भर के जब H1B देने वाले हैं लोग, हाँ उसमें वो कम सैलरी वाले जाने वाले बहुत ही कम रहेंगे ऐसे भी तो, हाँ क्योंकि वो इकोनॉमिक नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमें अभी जाने वाले लोग भी ऐसे चूज करने पड़ेंगे, जिसको जाना ही है और हाँ H1B देना ही है, उसका सैलरी इतना ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि 100,000 तो इतना हाई कॉस्ट है, तो ऐसे तो H1B में इसका इम्पैक्ट होने वाला जरूर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब आप देखेंगे तो इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मगर एक जो मेजर इश्यू जो 100,000 का है वो सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा। उसमें जो इम्पैक्ट होने वाला है उसकी बात एक अलग ही है। ये सिस्टम जो है ये अलग है, यानी ये दोनों सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन में रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उसको बोलूंगा कि ओवरऑल हाँ, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉटरी स्किल बेस्ड है तो एक पॉजिटिव पार्ट है, मगर ऐसी भी बात है कि कभी कभी हमें जो लोग लगते हैं वो कॉम्बिनेशन लगते हैं। आप अभी देखिए प्रोजेक्ट करना हो तो ऐसी कि हमको सब क्वालिफाइड हाई स्किल वाले आदमी चाहिए। एक कॉम्बिनेशन जब होता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले लोग रखते हैं, एक 15 वाला एक्सपीरियंस, एक 5 वाला एक्सपीरियंस और एक 4 वाला एक्सपीरियंस, ये जब कॉम्बिनेशन रहता है तो उसमें आप बोलेंगे कि ऑल 15 वाले को देंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो निगेटिव साइड है। मगर वो लॉटरी सिस्टम में अब पता ही नहीं रहता था क्या हो रहा है, तो उससे ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ओके, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन अब मेरा सवाल रविंदर सर आपसे होगा कि आप जरा बताएं, क्योंकि इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए कि स्टेक है H1B वीज़ा में यूएस में, तो इंडियन टैलेंट के ऊपर यूएस के इस फैसले का डायरेक्टली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू प्रेशर। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, केवल इंडियन टैलेंट पर ही नहीं, सबसे पहले फर्क पड़ेगा जो आपके अमेरिका में स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने को F1 वीजा पे। वहां पर F1 इसीलिए जाते हैं ना कि पढ़ाई करेंगे उसके बाद नौकरी शुरू करेंगे। राइट। तो ये तो हो गए एंट्री लेवल वाले, तो इनको तो फिर H1 वीजा मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इनको कैसे क्वालिफाई करा जाएगा कि ये एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट है या हाई मेरिट है। तो अव्वल तो आपका इम्पैक्ट वहां पर होगा कि F1 के स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी और उन्हें वापस आना पड़ेगा। तो रिवर्स ये होगा कि अमेरिका में F1 स्टूडेंट्स के लिए जाने का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दैट इज वन। सेकेंडली यस, भारत से जो कंपनीज उनको जो H1 पे अपने एम्प्लॉयज को भेजती है, जैसे अशांक सर बता रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगी। मुश्किल ये है, बेसिकली क्वालिफिकेशन ये माना जा रहा है कि जिसकी सैलरी हाई हो, मतलब कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है तभी तो उसकी सैलरी हाई है, राइट? उस तरह के लोग अमेरिका कहता है हमें चाहिए। और इन सब के अलावा जो एप्लीकेशन फीस है, जो एक जमाने में मैं खुद रहा हूं F1 पे, उसके बाद मैं H1 पे गया हूं, उस समय H1 की फीस में $2 या $2,500 होती थी, अब बढ़ के कुछ हो गई थी, अब वो फीस हो गई है $1,00,000। तो किसी भी कंपनी को अगर हायर करना हो H1 का कैंडिडेट, तो पहले तो $1,00,000 तो उसे सरकार को फीस में ही देना है। एंड देन सेकेंडली वो ऐसा होना चाहिए कि जो उसका स्किल लेवल, क्वालिफिकेशन लेवल, एक्सपीरियंस लेवल ऐसा हो कि जो अमेरिका में आसानी से नहीं मिलता। इस सब के पीछे जो आपने पहला प्रश्न शुरू किया था, अमेरिका कर क्यों रहा है, अमेरिका का इंटेंट ऑब्वियसली क्लियर कट यही है। भी ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन पॉलिटिक्स को लेकर के अपनी इमिग्रेशन और H1 की पॉलिसीज बनाएंगे, यानी कि बिग पिक्चर में अमेरिका अब इमिग्रेशन वेलकम नहीं करता है। ठीक है, बट हाँ, H1 चाहिए, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज का प्रेशर है, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइड का नहीं, कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट अमेरिका का, क्योंकि उनको कि हमें अगर टैलेंट नहीं मिला तो हमारी जो इनोवेशन की एबिलिटीज है, हमारी बहुत कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। तो उसके चलते H1 रहेगा, 85,000 है, 65,000 वो है जो ओपन है, और 20। राइट। ये जो आपने कहा ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल मैं रमन जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपने पैमाना बना दिया स्किल का, वो तो ठीक है, लेकिन सैलरी वाला जो पैमाना है, अब कोई अगर मान लीजिए एंट्री लेवल का टैलेंट है और जिसमें बहुत पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को अगर यूएस की कंपनियां हायर करना चाहती हैं,
तो उनका काम तो वही ख़त्म हो जाएगा, उनको तो एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि एंट्री लेवल में तो आप कंपेयर, अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली एंट्री लेवल में सैलरी कम होगी। लेकिन हो सकता है कि एंट्री लेवल में कंपनियों को पोटेंशियल ज़्यादा दिखे, फ्यूचर पोटेंशियल। तो क्या ये माना जाए कि यूएस के इस कदम से एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स को दिक्कत आने वाली है? रमन जी। मृत्युंजय जी, धन्यवाद सवाल के लिए। सबसे पहले मैं ये चीज आपसे कहना चाहूंगा कि एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए H1B कभी डिजाइन करा ही नहीं गया था। H1B जिस तरह से उसका नाम है, हाई स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, यूएस प्रशासन हमेशा से ये चाहता था कि नहीं, स्किल को आप सर एक्सपीरियंस से कैसे कंपेयर करेंगे? स्किल तो मान लीजिए कोई इंडिया में आईटी कंप्यूटर का आईटी टॉपर है, बहुत स्किल्ड है, लेकिन एंट्री लेवल में है। जी नहीं, आपका सवाल बहुत ही जायज है, लेकिन इनका अमेरिकी प्रशासन का ये मानना है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस का बेसिस लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि एंट्री लेवल वाला पर्सन बहुत हाईली स्किल्ड नहीं हो सकता। अगर अमेरिकी कंपनी उनको हाई सैलरी ऑफर करती है, मान लीजिए जैसे आप कहते हैं, आपने मुझे सवाल पूछा कि एक IITian है और IITian बहुत एक सर्टेन AI टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा निपुण है, तो उनको आप हाई सैलरी पर अमेरिका लेके आइए, आप उन्हें एंट्री लेवल जॉब पे मत लेकर आइए। अमेरिकन प्रशासन का यह एक सिंपल कहना है। अच्छा, ओके। और इसके अलावा अगर आप एंट्री लेवल पर्सन को लाना चाहते हैं तो उसके लिए H1 सही वीजा रूट नहीं है। उसके लिए जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि F1 और F1 के बाद OPT एक ऑप्शन आता है, तो उसके बाद आप चाहें तो एक O1 वीजा कैटेगरी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी। अगर जिस तरह का सवाल आपने मुझे कहा, O1 वीजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह बहुत ही रिसेंट टाइम में डेवलप हो रहा है। और अमेरिकन कंपनीज को आने वाले समय में अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, सिर्फ H1B के आसपास जो इर्द गिर्द घूमती थी, उसे अब एक्सपैंड करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके का टैलेंट चाहिए और किस तरीके का टैलेंट में किस तरह के वीजा सिस्टम से अमेरिका बुला सकता हूँ। ओके, ठीक है। लेकिन अशांक सर, अब जरा आप बताइए, जो बात अभी हम, जैसे अभी सर ने कहा, रमन जी ने, कि मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि भाई अगर आपको लगता है कि टैलेंट है तो उनको आप हायर सैलरी पे हायर कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये पर्पस रहा होगा कि जो यूएस की कंपनियां इस तरह के वीज़ा पे टैलेंट को लाती थी कम सैलरी पे, क्या ये उस पर भी रोक लगाने की एक कवायद है, या इसके पीछे आपको इंटेंशन दिख रहा है कि अमेरिका 1 to 1 मैन टू मैन ज़्यादा स्क्रूटनी करना चाहता है H1B वीज़ा में? मुझे लग रहा है ये दोनों ही चीजें हैं जो वो करना चाहते हैं। हाँ, उनका कहना है कि जो हाई स्किल वाले हैं, हाईली इम्पोर्टेंट है, उन्हें आना है, मगर वो 100,000 लगा के उन्होंने वो तो कर ही दिया है। हाँ, राइट। क्योंकि कोई अप्लाई नहीं करेगा फ्रेश लोगों को लिए। हाउ कैन वी अफोर्ड टू पे? तो ये 100,000 का जो है वो बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी हुआ है, और उसमें ये और एडिशन है। तो ये उनका कहना ठीक उनकी तरफ से कि हमें सिर्फ हाई सैलरी वाले, हाई कॉम्पिटेंस वाले लोग चाहिए। मगर दूसरी बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअली जाना चाहते हैं हर एक आदमी का, और वो बोल सकते हैं कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। पहले स्क्रूटिनी नहीं होती थी। पहले जो इसकी जो क्या बोलते हैं लॉटरी सिस्टम में एक ऑटोमेटिक हो जाता था, फिर प्रॉब्लम नहीं था। किस्मत की बात थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वैसे भी तो, बट एटलीस्ट यू नो कि मिल गया तो अभी मिल गया। यहाँ ऐसी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्रिशन जो बोलते हैं वो हो सकता है, विच इज नॉट गोइंग टू बी। तो इसलिए मुझे बात करनी है कि एक ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए क्या है आपका कट ऑफ, क्या है आपका डिसीजन क्या हुआ है। वो जब तक पता नहीं रहेगा तब तक ये आर्बिट्ररीनेस हो सकता है जो आपने बोला है। बिल्कुल परफेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन रविंदर सर, आप जरा हमें ये बताएं कि मतलब मैं अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपसे उन लोगों के लिए सवाल पूछूं जो H1B वीज़ा के लिए अपने आप को एलिजिबल मानते हैं या उसको अप्लाई करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए क्या मैसेज है इस खबर में? क्या H1B वीज़ा उन लोगों के लिए, मैं स्पेशली भारतीय लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, क्या उनके लिए आने वाले वक्त में टफ होने वाला है, या उन जो लोग जेन्युइन हैं,
और जो जेन्युइन बेस पे H1B वीज़ा क्लेम करना चाह रहे हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज सर इस खबर में? देखिए, H1 पर ब्रॉडली 3 कैटेगरी के भारतीय जाते हैं अल्टीमेटली। एक जो जाते हैं स्टूडेंट, वहां F1 करते हैं, उसके बाद H1 अप्लाई करते हैं। उनके लिए तो मुश्किलें डेफिनेटली बढ़ गई, क्योंकि एंट्री लेवल पे किसी को इतनी अच्छी सैलरी नहीं इतनी मिलेगी। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस होंगी, बट उनकी मुश्किलें बढ़ गई। एक वो कैटेगरी जो स्टूडेंट बन के जाते हैं वहां पे। दूसरी कैटेगरी है जो भारत में होते हैं, IITs में जहां भी आप गइए, जिनको डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज हायर करती हैं। ओके, वो जो जाते हैं उनके चांस शायद फिर भी थोड़े बेहतर हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जो इंडियन कंपनीज यहां पर है, हमारी IT, TCS, अशांक जी की भी ये सारी कंपनीज है, ये यहां पर IT प्रोफेशनल्स हायर करती है, और जब इन्हें वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है अमेरिका में, तब अपने एम्प्लॉयज को ये वहां पर H1 पर भेजती हैं। तीसरी कैटेगरी को मेरे ख्याल से इंडियन IT कंपनीज को भी मुश्किल होगी, क्योंकि होता क्या है टिपिकली, यस, जैसे भी कहा जा रहा है, जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर 15 साल वाला किसी प्रोजेक्ट पे लगाया आपने, ओके, किसी बैंक क्लाइंट है आपका न्यूयॉर्क में, ओके, TCS का, आपने एक प्रोजेक्ट मैनेजर भेजा 15 साल एक्सपीरियंस का, एक 5 साल का भेजा, कोई जूनियर इंजीनियर 4 साल का। अब प्रॉब्लम इनको ये होगी कि 15 साल वाला तो ओके हो जाएगा कि भाई ठीक है, एक्सपीरियंस स्किल्ड है ज्यादा, इत्यादि इत्यादि, उसकी सैलरी भी ऊंची है। अब ये 4 साल का, 2 साल का जो भेजा जाता था इंडियन टेक कंपनी से, वो मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इन तीनों में अलग अलग रिदम चलेगा। तो F1 वालों को मुश्किल होगी जो स्टूडेंट बन के H1 बनना चाहते हैं। जो डायरेक्ट अमेरिकन कंपनीज इंडिया से हायर करती है वो कम होता है, ज्यादा नहीं होता बाय द वे, राइट? क्योंकि डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज, गूगल वगैरह, ठीक है, कुछ बड़े बड़े मेन इंस्टीट्यूशन कैंपस से ही करती हैं। तो उनमें जो एक्सेप्शनल होंगे, यस, हाई पोटेंशियल दिखेगा, बहुत ही ब्रिलियंट है, जीरो एक्सपीरियंस है, बट कंपनी कहेगी चलो मैं इसको लेती हूँ, राइट? वो नंबर वैसे ही कम होता है। जो ज्यादातर नंबर हमारे जाते हैं H1 पे, वो होते हैं जो कि हमारी IT कंपनीज इंडिया में हायर करती हैं, उनको अपने सैलरी पे रखती है, और जब उनको वहां दिखता है प्रोजेक्ट कोई, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इंडियन इंजीनियर्स को भेजा जाता है। तो उस केस में जो इंडियन इंजीनियर्स भेजे जाएंगे वहां पर, उनका जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, जिनका सैलरी लेवल हाई होगा, उनको कंपैरेटिव आसानी होगी। जो जूनियर लेवल है उनको मुश्किल होगी। तो हमारी IT कंपनीज को मुश्किल होगी, और H1 वालों को भी मुश्किल होगी जाने में। ओके, तो आपने कहा कि जो IT कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, और H1 वाले को भी थोड़ी यहाँ पर दिक्कत होगी। लेकिन रमन जी, आप एक बात बताइए, मैं अगर बेसिक फ़र्क समझना चाहूँ सर, कि जो पहले का जो लॉटरी सिस्टम था और अब जो पैरामीटर होंगे, स्किल या सैलरी, अगर कोई, मैं एक आम प्रोफेशनल जो कि H1B वीज़ा के लिए डिजर्व करता है, उनके लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ, तो उनके लिए क्या बदला है? क्या उनके लिए चांसेस लॉटरी सिस्टम में ज़्यादा थे, या अगर अब वो हाई पेड एम्प्लॉई हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड हैं, तो अब उनके चांसेस बढ़ रहे हैं? जी, दरअसल जो एक एवरेज एम्प्लॉय है उसके लिए ये चीज जरूरी है कि ये सिर्फ सैलरी हाई बेसिस पे H1B आपको नहीं मिलेगा, आपकी स्किल भी हाई होनी चाहिए। अच्छा, अब स्किल हाई आप किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिख रखे हैं, आप किस किस एजेंसी में अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, नेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे, आप कहीं पे एज अ स्पीकर या एज अ पैनलिस्ट कहीं बन के, एज अ जज ऑफ टैलेंट बन के आप कहाँ का गए। तो ये मैं कुछ ब्रॉड आइडियाज आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते नहीं हैं। नहीं, बड़ा अच्छा आपने बताया सर। मैं इसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ रमन जी, जी, ये स्किल का जो पैमाना है वो कौन तय करेगा? क्या US गवर्नमेंट ये तय करेगी कि आप स्किल्ड हैं, या मान लीजिए कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी तय करेगी कि हमें ये स्किल चाहिए? जी, मेरा दरअसल ऐसा मानना है कि US गवर्नमेंट एक ओवरऑल फ्रेमवर्क देगी कि अगर आपको एक्स स्किल के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर अगर आपको एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो वो किस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये पर्सन के पास वो सर्टेन स्किल है। वो एजुकेशन के बेसिस पे हो सकती है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकती है, हो सकता है वो पर्सन एक बहुत ही अच्छा टीचर हो। तो वो टीचर किस लेवल का है, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या रिकॉग्निशन है। तो स्किल्स को मेजर करने के लिए US गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने नॉर्म्स जाहिर करेगी, 27 सितंबर से पहले ही करेगी, क्योंकि आने वाला जो H1B का साइकिल है उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कंपनीज लेंगी, उन्हें एनालाइज करेंगी, अपने लॉयर्स के साथ, अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ उसको डिस्कस करेंगी, और इसी तरीके से उन्हें अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है कि H1 वीजा पे, क्योंकि अब इन्होंने लिमिट कर दिया है
कि लॉटरी बेसिस पे अगर मेरे पास स्किल नहीं है, मान के चलिए कि हमारे 2 पैनलिस्ट हैं, 2 पैनलिस्ट बहुत ही हेवीली स्किल्ड है और मैं बहुत ही कम स्किल्ड हूँ सर, मैं बहुत ही लेस एजुकेटेड हूँ, एंट्री लेवल 1-2 साल के अंदर जॉब करता हूँ। लेकिन लॉटरी सिस्टम मुझे भी फायदा देता। ओके, तो यही सिस्टम इन्होंने बदला है, यही सिस्टम इन्होंने माना है कि एक्सपीरियंस लेकिन मतलब पर्सन हाँ, हाईली स्किल्ड। ये बात जो आप कह रहे हैं कि उसमें एक ओवरऑल फ्रेमवर्क यूएस गवर्नमेंट तय करेगी, उसके बाद कंपनियों, लेकिन इसका मतलब तो आशांक सर ये हुआ ना कि अब कंपनियों के पास फुल फ्रीडम नहीं होगा हायरिंग का, मतलब कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट के पैरामीटर फॉलो करने पड़ेंगे, राइट सर? नहीं, देखिए एक पॉजिटिव साइड भी है इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी पहले क्या होता था, जैसे बात हुई कि इवन जूनियर कोई हो आदमी, उसको मिलता था मगर एक्सपीरियंस हमारे कंपनी में से एक्सपीरियंस को नहीं मिलता था समझो, और दूसरे कंपनी के लो सैलरीज को और लो स्किल को मिलता था, बिकॉज लॉटरी सिस्टम था, समझिए आप। तो अभी जो होगा कि हम सब हमारे हाई स्किल लोग प्लेस जो प्रोजेक्ट करेंगे वो सब जा सकेंगे। ओके, वो ऐसे तो बोलिए तो हमारा रेवेन्यू के लिए वगैरह सब अच्छा है, ये इसकी ऐसी बात नहीं है। मगर जैसे मैंने बोला कि एक थोड़ा मिक्स की भी जरूरत रहती है हमें। सब 100% लोग टॉप स्किल वाले नहीं रहते हैं, राइट राइट राइट, का हमें डिफिकल्टी होगा। मगर हमारे जब 10 प्रोजेक्ट है और 10 प्रोजेक्ट में हमें 10 हाई स्किल आदमी चाहिए, तो अभी ये अच्छा है, क्योंकि नहीं, 10 में भी हमें आदमी मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, और हमें जो लो स्किल वाले हैं वो लोकल हायर करने। नहीं, आपकी बात ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है सर कि स्किल और एक्सपीरियंस दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बताएंगे। तो रॉबिन सर, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई बहुत स्किल्ड हो लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस कम हो, और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, 15-20 साल वाला एक्सपीरियंस वाला, लेकिन उनके पास स्किल नहीं हो। तो अब इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे H1B वीज़ा देने में? श्योर, हमें 2 पॉइंट है। देखिए, कंपनी जब किसी को हायर करती है, किसी अच्छी सैलरी पे, माने $2 लाख पे कर रही है, तो वो एक्सपीरियंस स्किल दोनों का मिश्रण करके ही हायर करती है किसी को $2 लाख की सैलरी पे, राइट? कि उसके क्या स्किल्स हैं, क्या स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जो रिसर्च पेपर लिखे हैं, पैटर्न्स हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आई थिंक ये कंपनी पे रहेगा फिलहाल कि हाउ टू हायर द बेस्ट। बट इसमें यस, गवर्नमेंट का एक फिल्टर रहेगा। हालांकि एक चीज और है, ये नहीं है कि H1 पे पहले गवर्नमेंट का फिल्टर नहीं होना था। पहले भी होना था, पर उसको फॉलो नहीं किया जाता। पहले रिक्वायरमेंट थी, कोई भी कंपनी अगर नया एम्प्लॉय हायर कर रही है तो उसको एडवर्टाइज करना पड़ता था, करना चाहिए था, राइट, इन द पेपर्स की मैं इस लेवल का इस सैलरी पे एक बंदा हायर करना चाहता हूं। अगर उसे कोई नहीं मिलता अमेरिकन मार्केट में, तब वो H1 पे हायर कर सकती थी कंपनी, पर उसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया। ओके, सो पॉइंट इसकी, जब कंपनी देखेगी मुझे 1.5 लाख का, मतलब मुझे कोई हाई स्किल, आई थिंक स्किल एंड एक्सपीरियंस मिलके मिक्स एक हो जाता है। अनदर थिंग आई वांट टू से इज दैट इससे हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की मार्जिन्स पे फर्क पड़ेगा। देखिए, पहले क्लियर कट है, आर्बिट्राज था। हमारी आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी देती थी, ओके, उस सैलरी पे वो H1 पे जाते थे, वहां काम करते थे, राइट? और जो मार्जिन्स थी उनके क्लाइंट के काम के साथ, जो टिपिकल सर्विसेज का मॉडल था, कंपनी को मार्जिन X मिलती थी। अब अगर आपको एम्प्लॉय जो भेजना है, आपका एम्प्लॉय एक एक्सपीरियंस ओब्लिक स्किल मिक्स जो भी अच्छा एम्प्लॉय हो, उसको 1.5 लाख की सैलरी तो देनी ही देनी है। तो हमारी आईटी कंपनीज की मार्जिन्स कम हो जाएंगी, और इन्हें जो जूनियर लेवल हायर कर रहे हैं अमेरिका में, या उनका H1 नहीं मिलेगा तो इन्हें अमेरिका के अंदर ही हायर करने पड़ेंगे। उस तरह के लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के, मिले ना मिले बात अलग है। यस, और उनको अमेरिकन सैलरीज देनी पड़ेंगी, अमेरिकन लेवल की सैलरीज। तो इंडियन आईटी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी रिड्यूस्ड आल्सो। ओके, ठीक है, परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन रमन जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस नए प्रोसेस में अब टाइम ज़्यादा लगेंगे सर कंपेयर टू लॉटरी सिस्टम, और डॉक्यूमेंटेशन भी अब बढ़ने वाला है कंपेयर टू लॉटरी सिस्टम? जी, ये चीज तो बिल्कुल होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम को चेंज किया है, और जितना इनके पास एप्लीकेशंस पहले आया करती थी, हमारा ऐसा मानना है कि कुछ शुरुआती समय के लिए एप्लीकेशन का जो काउंट है वो थोड़ा डाउन होगा। अभी के समय में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये सिनेरियो रहता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि इंडियन कंपनीज या अमेरिकन कंपनीज जो वाइस वर्सा अपने एम्प्लॉयज को या तो इंडिया से हायर करना चाहती है या इंडिया से बाहर भेजना चाहती है, वो H1B के बाहर
इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करेंगी और इससे ओवरऑल प्रोसेस में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी माने तो ये पूरा सिस्टम स्किल के ऊपर जा रहा है और आप सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे ही उम्मीद कर सकते हैं ओके कि ये टाइम फ्रेम कितना इजी रहेगा, कितना शॉर्ट रहेगा। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया रमन परवाल जी आपका, अशांक सर आपका और रविंदर सचदेव जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद नज़र कुछ और अहम खबरों पर तुरंत लौटते हैं।